देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आमने सामने। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी। इस वक्त मैं और आप हैं आमने सामने। दारुल हुकूमत समेत पूरे मुल्क में आवाम और कानून नाफिज करने वाले भी इस वक्त आमने सामने हैं। मरे पर 100 दुर्रे हो गए। हुक्मरान जमात को आंतें गले पड़ गई हैं। एक और मुसीबत, एक और मुश्किल ने उनका घर देख लिया है। धरना मुजाहिरीन को इस्लामाबाद में उठाना, उनसे छेड़छाड़ करना हुकूमत को भारी पड़ गया है। पूरे मुल्क में मुजाहरे हो रहे हैं, फसादात भड़क उठे हैं। जगह जगह पर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ आंख मचोली की जा रही है। इस वक्त अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी आप देख रहे होंगे, पूरे दिन से सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है। ये सूरत हाल इस हद तक अब जा पहुँची है कि आवाम अपनी नाराज़गी का इजहार इस तरह से भी कर रहे हैं कि चौधरी निसार साहब को, उनके घर को भी निशाना बनाया गया है। वहाँ पे भी लोगों ने अपना खिराजी अकीदत पेश करने की कोशिश की थी। चौधरी साहब को बख्तरबंद गाड़ियों में हिफाजत से बहरहाल निकाल के ले जाया गया। चौधरी साहब तो बच गए, रह गए जावेद लतीफ़ साहब। आवाम ने उनको अच्छा खासा टोकन ऑफ फ्रेंडशिप जो है वो पेश किया, उनका भी सरवर फाड़ दिया है, काफ़ी ठीक ठाक ज़ख्मी उनको किया है। साथ ही साथ हुक्मरान जमात में दरारें पड़ती भी नज़र आ रही हैं। जावेद लतीफ़ साहब के साथ होने वाले सलूक से क़तई नज़र शेख वक़ास अकरम के वालिद साहब, शेख अकरम साहब जो जंग से मेंबर नेशनल असम्बली हैं, हुक्मरान जमात से उनका ताल्लुक़ है, वो इस हद तक बदज़न हुए हैं कि अपनी सीट तक छोड़ने की उन्होंने धमकी बाकायदा तौर पर दे डाली है। धरना मुजाहिरीन के साथ उन्होंने इज़हार यकजहती फरमा दिया है। इसी के साथ साथ गुजरात से एक सियालवी साहब हैं जो MP हैं, हुक्मरान जमात से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने भी अपने मुरीदीन को जो भी वो हिदायत जारी कर सकते थे, इन्वर्टेड कॉमास में हिदायत जारी करते हुए उन्होंने अपनी सीट छोड़ने की बाकायदा ऐलान कर दिया है। कराची में भी ये सूरत हाल देखी जा रही है। इस वक्त भी जब मैं आपसे गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूँ, कराची में कोई सड़क ऐसी नहीं जहाँ मुजाहिरीन मौजूद ना हो। कराची में कोई सड़क ऐसी नहीं जहाँ रियासत की रिट से फ़ुटबॉल न खेली जा रही हो। और रियासत जो मुझे पढ़ाया गया था, बल्कि हम जैसे बहुत सारे बेवकूफ़ों को पढ़ाया गया था कि एक बड़ी मुक़द्दस चीज़ होती है, उसका बड़ा एहतराम होता है, उसका बड़ा जो है वो तक़द्दुस होता है। लेकिन वो तक़द्दुस उन्हीं किताबों में रह गया जो मैंने मेरे ख्याल पढ़ के रद्दी में कबाड़ी को बेच दी थी, क्योंकि वो किताबें फिर आगे कोई लोग पढ़ नहीं पाए। जगह जगह सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लोग छेड़खानियाँ कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस देख रही हैं, मुंह देख रही हैं। ज़ाहिर है कि वो क्या करें। मुजाहिरीन की तरफ से गोली चलाने का सिलसिला, ये बड़ा एक हैरत अंगेज़ ट्रेंड है जो मुजाहिरीन की तरफ से इस वक्त देखने में आया पूरे मुल्क में। कराची में भी हुआ। स्टार गेट पे मुजाहिरीन ने, राव अनवार साहब, आप उनको जानते होंगे, तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है कि उनकी शोहरत किस वजह से, उन्होंने बताया है कि मुजाहिरीन की तरफ से गोली चलाई गई थी जिससे उनका एक SHO ज़ख्मी हो गया। हुकूमत ने इस पर एक और नेक काम किया और उन्होंने ये किया कि परवेज़ मुशर्रफ को वो जो शुरू दिन से कोसते आए थे, और उन्होंने बताया था कि जमहूरियत एक इतनी अच्छी चीज़ होती है कि जो हमेशा हमारे मुल्क में रहनी चाहिए। नवाज़ शरीफ साहब को इक़्तिदार में रहना चाहिए, जरदारी साहब को भी सामने आवाम के होना चाहिए, परवेज़ मुशर्रफ को नहीं होना चाहिए, किसी डिक्टेटर को नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिक्टेटर एक बहुत बुरी चीज़ होती है। जमहूरी आमिर बहुत अच्छे होते हैं। जमहूरी आमिरों ने यह किया है कि तमाम टेलीविज़न की नशरियात पर पाबंदी लगा दी है। इस वक्त मैं मेरे ख्याल खुद से ही बातें कर रहा हूँ। यूट्यूब बंद है, फेसबुक बंद है, ट्विटर बंद है। इजहार राय का कोई ज़रिया इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं है। वो जो थे वजारत दाखिला के ठेकेदार, वजारत दाखिला के जो चैम्पियन थे, जिनका दावा था कि मैं 2 घंटे में इस्लामाबाद को क्लियर करा दूंगा, इस वक्त भी मेरे ख्याल अपने लॉन में टहल रहे होंगे और उस वक्त उनके गार्ड्स जो हैं उनकी हिफाजत का मुक़द्दस फरीज़ा अंजाम दे रहे होंगे। ये इतने ज़बरदस्त वज़ीर आला हैं, ये वज़ीर दाखिला हैं। वज़ीर आला तो शायद फिर भी कुछ कर पाता है, वज़ीर दाखिला तो मेरा नहीं ख्याल है कि इस मुल्क में कुछ कर सका है। पहले थे चौधरी निसार साहब, वो भी बेचारे अल्ताफ़ हुसैन के नाम की दुहाई दे के रुखसत हो गए। इस वक्त ये हैं, ये भी सिर्फ मुझे जलाने के काम आ रहे हैं। इनका ये कहना था कि 2 घंटे में इस्लामाबाद क्लियर करा दूंगा। अभी 8 से 10 घंटे हो चुके हैं। इस्लामाबाद भी वहीं है, मुजाहिरीन भी वहीं है, नहीं है तो वज़ीर दाखिला वहाँ नहीं है, सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ मौजूद हैं, फ़ौज को तलब कर लिया गया है। आखिरकार वजारत दाखिला नाकाम हो गई। यानी ये वो मुल्क है, ये वो लोग हैं, ये वो जमहूरी आमिर हैं कि जिनसे सैलाब का पानी निकाला नहीं जाता, ये उस काम के लिए भी फ़ौज को तलब करते हैं। सबसे ज़्यादा कोसते भी इस्टेब्लिशमेंट को यही हैं, आवाम से वोट भी यही लेते हैं, आवाम को सबसे ज़्यादा जूते मारने का फरीज़ा भी यही अंजाम देते हैं। कोई आमिर अगर मीडिया पर पाबंदी लगाए तो ये उसकी शान में सालों कसीदा पढ़ते हैं, और अगर ये वही काम करें तो ये कौमी मफाद में होता है। इसी तरह के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आज मैं आपको एंटरटेन करूँगा। मेहमान कोई मेरे साथ इस वक्त मौजूद नहीं है, आज हम खुद मेहमान हैं, खुद ही मेज़बान हैं। मेरे साथ मौजूद होंगे इम्तियाज़ चांडियो साहब, कराची स्टूडियो में हम चीफ़ हैं, उनका शुक्रगुजार हूँ। लाहौर से करमिलाई गोंदल साहब हमें ज्वाइन करेंगे, ब्यूरो चीफ़ हैं लाहौर के, उनका भी अज़हद मशकूर हूँ। अहमद मुख्तार साहब वफाक में हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे ब्यूरो चीफ़ हैं। सर, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। सुबह से जो कुछ भी हो रहा है,
पहले तो उसकी ज़रा अगर आप मंजर कशी कर सकें और लेटेस्ट इस वक्त अपडेट क्या है तो नवाजिश होगी। ये आप मुझसे कह रहे हैं सिद्दीकी साहब? जी अहमद साहब, मैं आप ही से मुखातिब हूँ। जी, ये सिचुएशन ऐसे है कि रात कल 12 बजे का तकरीबन वक्त था, तो उस वक्त हमें ये थोड़ा सा अलार्म किया गया, बल्कि 12 बजे से पहले ही, कि सुबह ऑपरेशन हो सकता है। पहले तो ये कहा गया कि रात 12 बजे जब डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी तो उसके फ़ौरन बाद होगा। फिर ये कहा गया कि हो सकता है कि मॉर्निंग में हो, तो आप तैयारी करके रखें। हमने अपनी टीमें डिप्लॉय कर दी, सारी स्ट्रेटजी बना के हम बैठे हुए थे। सुबह 7 बजे तो नहीं, लेकिन तकरीबन 7:45 बजे ये ऑपरेशन शुरू किया गया। अब ये फैज़ाबाद इस जगह पे है जहाँ पे एक रोड मरी की तरफ जा रहा है, एक इस्लामाबाद हाईवे का जो रोड है वो आगे एयरपोर्ट से होकर जाता है लाहौर की तरफ, और इसी तरीके से एक रोड पिंडी में एंटर हो रहा है और एक इस्लामाबाद की तरफ आ रहा है। तो ये 4 कोने कह लें कि इस्लामाबाद का पहले ये कॉर्नर समझा जाता था और इसी को एंट्री पॉइंट भी कंसिडर किया जाता था पहले। अब कोई 8 के करीब टोटल एंट्री पॉइंट्स हैं। ये वाला मेन एंट्री पॉइंट है इस्लामाबाद का। अब धरना चूँकि यहाँ पे आके बैठ चुका था, यहाँ से पंजाब एंटर होता है और फेडरल की कह लें कि डोमेन शुरू हो जाती है। तो 7:45 बजे तकरीबन ऑपरेशन शुरू किया गया, और उस ऑपरेशन में पुलिस ने ये किया कि मुजाहिरीन को जो थे उनको धकेलना शुरू किया। वो थोड़ा धकेलते धकेलते जो है उनको बिल्कुल जो ब्रिज है कह लें जहाँ से अंडरपास है उसके करीब लेके आए, बल्कि ब्रिज के ऊपर भी पुलिस वाले चढ़ गए। मुजाहिरीन ने उस दौरान उनको कोई जो है ना रेजिस्ट नहीं किया। ये आगे जाते गए, उनके जो खैमे लगे हुए थे तकरीबन कह लें कि 500 मीटर का एरिया है जहाँ पर मुजाहिरीन का मेन स्टेज लगा हुआ था, वो रोड के ऊपर वाली साइड पर लगा हुआ था जिसमें घूम के ऊपर चढ़ना पड़ता था। ये पुलिस वाले पहले नीचे थे, ये फिर ऊपर चढ़े। उन्होंने उनकी 1-2-4 गाड़ियाँ खड़ी थी, उनको तोड़ा, और जो उनका सामान और खैमे पड़े थे उन सबको आग लगाई। फिर ये आगे जाते गए। जैसे ये जाके पहुँचे हैं जो उनका मेन कह लें कि स्टेज था जिसके ऊपर रिजवी साहब और बाकी लोग बैठे होते तकरीरें कर रहे होते हैं, वहाँ पे ये अपनी वाटर कैनन तक लेके गए, और जैसे उन्होंने उनके ऊपर पानी फेंकना शुरू किया तो वो मेरा ख्याल उनके लिए एक लिमिट था। इस प्रोसेस को तकरीबन 7:45 से स्टार्ट होके ये तकरीबन 9, 9:15, 9:30 तक का टाइम हो चुका था। वाटर कैनन से जैसे उन्होंने पानी उनके सामने फेंकना शुरू किया तो फिर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, और ये उनकी तरफ से पहला रिस्पॉन्स था, और उन्होंने वहाँ से पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। वो कह लें कि पत्थर कुछ पहले से लेके आए हुए थे, जो हमारे रिपोर्टर जा रहे थे उनको भी सब नज़र आ रहे थे कि उनके पास पत्थर और जो बड़ी स्टिक्स हैं मोटी वो उनके पास हैं। वो अपने जिस भी वो तरीके से लेके आए उन्होंने रखी हुई हैं अपने दिफा के लिए, जिस तरीके से वो चीज़ें मैनेज कर रहे थे। जब उनकी तरफ से पथराव हुआ है तो पत्थर थोड़े से बड़े बड़े थे। वो जैसे आके पुलिस को लगे तो एकदम पुलिस जो थी, जिन्होंने FC को थोड़ा सा आगे रखा हुआ था, खुद थोड़े से पीछे थे इस्लामाबाद पुलिस, तो ये इन्होंने पीछे हटना शुरू कर दिया। इसी तरीके से जो पिंडी वाली साइड है, जो दोनों साइड्स रोड हैं, जो आगे लाहौर की तरफ भी जा रही है और पिंडी के अंदर भी एंटर हो रही है, उस साइड से भी तकरीबन जो कह लें कि उधर भी पथराव शुरू हो गया इन मुजाहिरीन की तरफ से। जैसे ही पथराव शुरू हुआ है तो ये लोग वापस आए। जब ये वापस आ गए हैं और पीछे हटे हैं, और मुजाहिरीन जो थे फिर पथराव करते 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 जिस मुकाम पे पुलिस पहले खड़ी थी उससे भी पीछे लेके आ गई। इस सिचुएशन में फिर उन्होंने हैवी जो है वो जो आंसू गैस थी वो फेंकना शुरू की। वो अच्छी खासी शेलिंग जो है वो काफ़ी देर तक होती रही। तकरीबन आप कह लें कि ये प्रोसेस जो आंसू गैस का था वो फिर तकरीबन 9 बजे से लेकर 12, 12:30, 1 बजे तक तकरीबन 3-4 घंटे मुसलसल जो है आंसू गैस के शेल गिरते रहे हैं। इसी दौरान तकरीबन ये 12:30 का टाइम था जब 11:30 का टाइम था जब मुझे याद है तकरीबन जब पेम्ब्रा की तरफ से जो है ना वो एकदम एक नोटिस आया कि जी कोई भी जो है अहमद मुख्तार साहब पेमरा को भी नजराना अकीदत यकीनन पेश करेंगे और बड़ा कंप्रीहेंसिवली, क्योंकि आज टाइम की भी बहुतात है। इश्तिहार तो चलने नहीं है आज, तो जाहिर है या तो वहाँ मार पड़ रही है लोगों को या तो यहाँ हम लोग अपनी बुकराती झाड़ेंगे। ये मुझे बताइए लेटेस्ट अपडेट इस वक्त की क्या है, पिछले आधे 1 घंटे के अंदर की, अगर आप बता सकें। जी, अब सिचुएशन ये है कि जब ये प्रोसेस जब रुका और उसके बाद से लेके अब तक मुजाहिरीन जो रोज़ाना हमारे लोग चुके उससे गुजर के आते थे, हमारा आधे से ज़्यादा स्टाफ से गुजर के आता था, वो सब ये बता रहे थे आज दोपहर के बाद से जब से फिर शेलिंग रुकी और ये सारा प्रोसेस रुक गया, 1-1:30 बजे तकरीबन 2 बजे करीब ये प्रोसेस रुका है फिर शेलिंग का। उसके बाद से पंजाब पुलिस की तरफ से तो होती रही, बाकी रुक गई थी। तकरीबन मुजाहिरीन 4 गुना बढ़ गए जो बिल्कुल फैज़ाबाद के ऊपर बैठे हुए थे। और इसी तरीके से फिर इस्लामाबाद के जो बाकी चौक हैं, पिंडी के जो बाकी चौक हैं, वहाँ पे लोग जमा होने शुरू हो गए। इस वक्त जो पेशावर से आने वाली जो रोड है जो पिंडी और इस्लामाबाद की तरफ एंटर होती है, तकरीबन 2000 का मजमा एक उधर भी आके बैठा हुआ है जो अपना खाना शाना सामान समेत वहाँ पे लेके आके वहाँ पे भी बैठ गए हैं। ये अच्छा, खाना खा के ताज़ा दम होकर फिर एक दफ़ा हम रियासत की रेट से फुटबॉल खेलेंगे। करमिलाई गोंदल साहब, सर आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में, और आपसे एक सवाल पूछने की इजाज़त। एहसन इकबाल साहब बता रहे थे कि 2 घंटे में वो
खाली करा लेंगे इस्लामाबाद को, बस इस्लामाबाद में वो होंगे, शाह फैसल मस्जिद होगी और हमारा कैमरामैन होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सर। बाद में फिर पता ये चला कि धरना मुखालफिन के पास रियासत मुखालिफ इस्तेमाल करने वाली अशिया हैं और फिर बेचारे मिनमिना रहे हैं कि हमने कोशिश की कि अदालती अहकामात के मुताबिक जगह को खाली करा लिया जाए। इनकी इस कॉम्पिटेंस पे इन्वर्टेड कॉमास में तबर्रा किन अल्फाज में भेजा जाए? देखें, पहली बात तो ये है कि हम शुरू दिन से जो है वो मौजूदा हुकूमत की नाकामियों पर तो रोशनी डालते आए हैं। आप बतौर ख़ास जो है वो इस पे बहुत ज़्यादा रोशनी डालते हैं, लेकिन आज मैं इन हुक्मरानों को मुबारक देना चाहता हूँ। इन्होंने एक ऐसा काम किया है जो हलाकू खान के बगदाद पर हमले में भी नहीं हो सका था और सल्तनत उस्मानिया पर बरतानवी हमले से भी नहीं हो सका था। ये खानकाही निज़ाम को खानकाहों से उठा के सड़कों पर ले आए हैं। ये बहुत बड़ी तब्दीली है। ये वो लोग हैं जो कभी भी अपनी दरगाहों और खानकाहों को छोड़कर बाहर नहीं निकले, किसी सियासी मूवमेंट का हिस्सा नहीं बने, सड़कों पर नहीं आए और इन्हें अंदाज़ा नहीं था। वो जो आपने कॉम्पिटेंसी की बात की है, तो जिन्होंने हेलीकॉप्टर में गर्दिश करनी है उन्हें ज़मीनी हकायक पता नहीं चल सकते। जो ड्राइंग रूम में बैठ के मुख्तलिफ इदारों की अपने अपॉइंट किए हुए लोगों की रिपोर्ट्स पे इन्हिसार करते हैं, उन्हें ज़मीनी हकायक का अंदाज़ा नहीं होता है। इन्होंने ये तो कह दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि हम 3 घंटे में ये धरना क्लियर करवा सकते हैं, लेकिन इन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि ये मामला कोई सियासी नहीं है, किसी सियासी जमात की जदोजहद नहीं है या किसी एक मकतबा फ़िक्र की जदोजहद नहीं है या कोई दुनियावी मामला नहीं है। ये इंतहाई हसास मामला है और इसको टैकल करने के लिए उन्हें जो हिकमत और जो दानिश दरकार थी वो तो उनकी जो है वो सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ साहब को बचाने और उनके ख़ानदान को बचाने में सर्फ हो रही है। वजारत दाखिला पे या दाखिली उमूर पे तो उनकी तवज्जो ही नहीं है। अब आलम यह हो गया है कि आपके पास तमाम फोर्सेस हैं और तमाम नाकाम हो गई और अब आप कहते हैं कि फौज आ जाए। भाई मेरे, आज तक तो आप गिला करते रहे हैं, अभी 4 दिन पहले तक आप यही गिला करते रहे हैं कि फौज आके कब्जा कर लेती है, 111 ब्रिगेड आ जाता है। अब आपने 111 ब्रिगेड को खुद ही बुला लिया है। अल्लाह खैर करे, आगे मुझे पता नहीं कि क्या होने जा रहा है। राइट सर, इम्तियाज चांडियो साहब को शरीक गुफ्तगू करूंगा। सर ये मुझे बताइए, डीजी रेंजर साहब भी फरमा रहे हैं कि सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखी हुई है, तीसरा हाथ हालात का फ़ायदा उठा सकता है, कोई भी शहरी कानून हाथ में ना ले। इन तीनों लाइंस को, कराची का वो एक मॉब जो इस वक्त स्ट्रीट पे है, जो इस वक्त अपनी बका की अपने तौर पर जंग लड़ रहा है या रियासत के साथ फुटबॉल खेल रहा है या अपने ख़त्म नबूवत के साथ अपनी वाबस्तगी का इज़हार कर रहा है, आपके ख़्याल में ऐसा कोई भी स्टेटमेंट उसको, उसके जज्बात को जो इस वक्त बुरी तरह से मुश्तइल है, मजरूब है, उसको काम डाउन करने में कामयाब हो सकता है? नूरुल आरफीन साहब, पहली बात ये कि पूरे मुल्क में जब भी तहरीकें चली हैं, न्यूट्रल कोई तहरीक नहीं चली जिसके पीछे किसी का हाथ ना हो। और जब इदारे एक पेज पे ना हों और जब मुख्तलिफ़ सिमतों में सिविल और दूसरी जो ताकतवर तरीन इदारे हैं वो चलते रहें, तो फिर यही हालात होते हैं जो आज इस्लामाबाद में नज़र आ रहे हैं और पूरे मुल्क में नज़र आ रहे हैं। ये बिल्कुल मैं एहसन इकबाल साहब की उस बात से मुत्तफ़िक हूँ कि ये 2 घंटे में मामला ख़त्म हो सकता है, क्योंकि रियासत इसी का नाम है और रियासत जब चाहे तो लाल मस्जिद भी खून से रंग जाती है। रियासत जब चाहे तो कोहिलू के पहाड़ों पर नवाब अकबर बुगटी भी ज़िंदा नहीं बच पाता। तो रियासत इस चीज़ का नाम है। जब मिलिट्री डिक्टेटर आते हैं, जब आमिर आते हैं, तो खूब इस्तेमाल करते हैं अपने डंडे का भी, अपने पावर का भी। और बदकिस्मती से जब जमहूरी हुकूमतें आती हैं तो उनके हाथों में सिवाय नारेबाजी या बयानबाजी के और कुछ नहीं होता। मैं मुत्तफ़िक हूँ कि अगर इनको छोड़ा जाता, रियासत पाकिस्तान को, ख़ास तौर पर जमहूरी इदारों को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है, बाकी तमाम इदारे अपने आइनी हुदूद में रहते और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो डायरेक्शन है अगर, और हाई कोर्ट इस्लामाबाद की जो डायरेक्शन है, अगर उस पर अमल होता तो ये इतनी बड़ी चीज़ें नहीं हैं। ये खानकाहें छोड़ के आए हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे। रियासत में मज़हब और सियासत ये दोनों अलग चीज़ें हैं, ये दोनों अलग होनी चाहिए। अल्टीमेटली अगर मुजाहरा करने वाले हों या धरना देकर बैठने वाले हों या फिर इस्लामाबाद के ऐवान में बैठने वाले लोग हों, इनको एक पेज पे आना है, टेबल पे ही आके इस मसले का हल ढूंढना था और अभी भी वही है। लेकिन जिस तरीके से ये मामला बिगड़ा है उसके पीछे कुछ छुपे अंसर हैं और कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसी चीज़ें हैं
जिसके बायस आज पूरा पाकिस्तान आपको मफलूज नज़र आ रहा है। अगर ये इदारे आइनी जिम्मेदारियां अदा करें तो ये सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। क्यों 22 अगस्त 2016 को एक तकरीर होती है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसके बाद कराची में आपको एक हड़ताल करने वाला नहीं मिलता, एक बंदे की जुर्रत नहीं होती कोई दुकान बंद करवा के दिखाए, क्योंकि ये रियासत पाकिस्तान थी और इदारे थे। एक इदारा आया और उन्होंने 30 साल से इस शहर में जो मार धाड़ चल रही थी, कत्ल गारतगिरी चल रही थी, 2008 से लेकर 2012-13 तक 6000 लोग मारे जा चुके थे टारगेट किलिंग और फसादात में, उनको ख़त्म कर सकती है। तो ये धरना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इसमें इदारे, जमहूरी इदारे और जो दीगर इदारे हैं वो अलग हैं, इसलिए ये मामला पैदा हुआ है। और मेरे नज़र में एहसन इकबाल की बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये 2 घंटे में ख़त्म हो सकता था। हिकमत अमली की ज़रूरत रियासतों को नहीं होती। ये कोई जिस तरीके से आए हैं इन्होंने जिस असल में बात सिर्फ ये है कि एहसन इकबाल साहब बात बहुत ज़्यादा करते हैं, काम अगर इतना ज़्यादा मेरा ख्याल है करते। डीजी रेंजर्स के साथ वो जो कुछ हुआ था नवाज शरीफ साहब की नैब कोर्ट में पेशी के मौके पे, उस वक्त भी उन्होंने एक बड़ा हाकी थी कि मैं कठपुतली वज़ीर आला नहीं बनूँगा, वज़ीर दाखिला नहीं बनूंगा, मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। आज तक तरस रहा हूँ मैं उस इस्तीफ़े को देखने के लिए, आज तक वो प्रोटोकॉल ले रहे हैं वज़ीर दाखिला का। मतलब बात करने में और काम करने में ज़रा फ़र्क है मेरा ख्याल है। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक पर जाने का। ब्रेक से वापस अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से जारी करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद मुख्तार साहब, सर ये बताइए हुकूमत के वो अनमोल रतन कौन हैं आपके ख्याल में जिन्होंने सोशल मीडिया और टेलीविज़न चैनल्स की नशरियात बंद करने जैसा नादिर शाही मशवरा दिया होगा ताकि परवेज़ मुशर्रफ साहब की जो है रिवायत उसको ताजगी मिले, एक दफ़ा फिर लोग परवेज़ मुशर्रफ को भूल कर नवाज शरीफ साहब और उनकी हुकूमत के गले पड़ जाएँ? मैं थोड़ा सा आपके सवाल से पहले जो अभी चांडियो साहब ने फरमाया ना कि उनकी बातों से शायबा हो रहा था कि शायद कुछ ऐसे इदारे या वो मेरे ख्याल एस्टेब्लिशमेंट को ब्लेम कर रहे हैं कि वो उसके पीछे हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जब भी अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की और जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग हुई है उसमें ISI की तरफ से रिटन एप्लीकेशन दी गई है सुप्रीम कोर्ट में कि इस इशू का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आपको पता है नॉर्मली ISI की तरफ से कभी भी ऐसा रिटन नहीं दिया जाता, लेकिन जब रिटन दिया गया है तो इट मीन समथिंग कि वो कह रहे हैं कि हमारा इससे बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है और हमें ख़ास तौर पर बदनाम किया जा रहा है, आप इस चीज़ को क्लैरिफाई करें। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने दोनों ने फिर अपने कमेंट्स में कहा कि अगर वो लाहौर से उठ के यहाँ तक आ गए हैं और उसको और इनको आने में किसी ने नहीं रोका तो लाजमी बात है गवर्नमेंट इनको रोक सकती थी। अगर पेशावर से परवेज़ खटक साहब चलें और उनको आप नौशहरा तक ना आने दें और उससे आगे उनको घुसने ना दें पंजाब के अंदर, और इधर से ये लोग चलें और ये आराम से पूरा पंजाब क्रॉस करके इस्लामाबाद में आ जाएं, तो कहाँ बैठी हुई है आपकी जो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और इन्होंने जो रिजवी साहब हैं जिन्होंने धरने का आने का ऐलान किया, इन्होंने महीना पहले अनाउंस किया हुआ था कि हमने आना है और इनका एक शॉर्ट सा धरना पहले दरमियान में होकर वापस भी चला गया हुआ था। अगर वो 1 महीना पहले ऐलान करते हैं फिर वो आते हैं आके सब कुछ करते हैं तो इसका मतलब है गवर्नमेंट को पता होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर इनकी जो बिल्कुल आखिरी डिमांड थी, जो आखिरी रात में बात चल रही थी, वो ये थी कि जो वफाकी वज़ीर हैं वो इस्तीफ़ा ना दे, पोर्टफोलियो उनके पास से अलहदा कर लिया जाए, वो वफाकी वज़ीर रहें, स्टेटस उनका वफाकी वज़ीर का रहे, लेकिन जो उनके पास लॉ मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो है वो साइड पे कर लिया जाए। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए सारे इशू की, देन फिर जो भी करना है गवर्नमेंट कर ले। इन्होंने उस चीज़ को भी नहीं माना, इन्होंने कहा नहीं जी वो वज़ीर रहेंगे और उनके पास ओहदा भी रहेगा। अब अगर हुकूमत, देखें सियासत जो है हुकूमत चलाने का काम है और हुकूमत ये फैसले लेती है कि किस तरीके से चीज़ों को आगे लेके चलना है, किस तरीके से चीज़ों को गले में फंसाना है, ये हुकूमत का काम नहीं हुआ करता। सियासतदान का नाम ही है कि वो माशरे के तमाम तबकात को बिठा के समझा के आगे लेकर चले, चीज़ों को रिजॉल्व करके आगे करे। अगर गलतियाँ हुई हैं उनको माने, जैसे मियाँ साहब ने कहा हाँ हमसे गलती हुई है, हम कमेटी बना रहे हैं, जैसे कमेटी जो अभी हमें रिकमेंडेशन देगी उस पर अमल किया जाएगा। राजा साहब की जो कमेटी बनी, अब अगर हुकूमत को पता है कि वाकई गलती हुई है, हुकूमत मान भी रही है और मेजॉरिटी पार्टी की लीडरशिप मान रही है, तो उसके बाद भी फिर आप ये कहते हैं कि उसको धरने में लाने में दूसरे उन लोगों का हाथ है। जो आपको याद है कि लाहौर में 120 का इलेक्शन हुआ तो जो तीसरी बड़ी पार्टी थी वो ये रिजवी साहब की थी, इनके वोट वहाँ पे 9000 थे और ये पॉलिटिकली एक्टिव हुए हैं
और जो गोंदल साहब बात कर रहे हैं कि इनके पॉलिटिकल एक्टिविज्म में इनको बेसिकली पुश करने में बाकी किसी इदारे का हाथ हो ना हो, गवर्नमेंट का जरूर हाथ है। मेरा सवाल सर वही रह गया, लेकिन यही सवाल अब मैं गोंदल साहब से पूछना चाहूंगा। गोंदल साहब सर मुझे ये बताइए काइंडली, मैं अगर मुझे सिर्फ दो साहब सिर्फ दो एक पॉइंट में ऐड करना चाहता हूं। देखिए 50-60s में क्या होता था कि अगर कोई किसी इलाके में कोई जुर्म हुआ है ना, तो एक पुलिस वाला जाता था सिपाही, वो जाके पूरे गांव में ऐलान करता था कि ये 70 बंदे गांव से बाहर निकल के खड़े हो जाएं। वो सारे खड़े हो जाते थे, वो कहता था एक रस्सी लेके आओ, उसी रस्सी से एक 70 के 70 बंदे बांधे जाते थे। वो एक सिपाही उन 70 बंदरों को की रस्सी पकड़ता था और पकड़ के थाने ले आता था। ये थी रेट ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये सूरत हाल है कि आपकी फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जहां पे आप सबसे ज्यादा लोगों को फैसिलिटीज देते हैं, सबसे ज्यादा लोगों की खिदमत करते हैं, वहां पे आप लोगों से बातें नहीं मनवा पा रहे। आपने तशद्दुद किया है और हुआ यह है कि 4 गुना लोग उठ के पिंडी से आके धरने में बैठ गए हैं कि जी हम इनके साथ। दुरुस्त फिर आपको मजबूरन फौज बुलानी पड़ रही है। गोंदल साहब सर ये मुझे बताइए कि आपके ख्याल में हुकूमत के वो अनमोल रतन कौन है? वही मैंने अहमद साहब से पूछा था, हुकूमत के वो अनमोल रतन कौन है जिन्होंने इतना नादिर शाही नुस्खा हुकूमत को तजवीज़ किया होगा कि टेलीविज़न की नशरियात रोक दें, बजाय क्राइसिस मैनेजमेंट के आप जो है वो सोशल मीडिया पे पाबंदी लगा दें? कौन होंगे वो लोग और क्या इंतकामी कार्रवाई इन्वर्टेड कॉमास में उनके खिलाफ की जानी चाहिए ताकि ये जो डैमेज हो रहा है हुकूमत को उसकी ज़रा सी तलाफी जो है वो हो सके? देखें नूरुल आरफीन साहब, आपने कहा कि ज़रा सी इस डैमेज की तलाफ़ी हो सके। माजरत के साथ मुझे नहीं नज़र आता कि किसी भी डैमेज की अब तलाफ़ी जो है वो मुमकिन हो सकेगी। बाकी रही अनमोल रतन की बात, तो ये वो अनमोल रतन हैं जिनके बारे में मुस्लिम लीग नून की जनरल कौंसिल में जनाब शहबाज शरीफ साहब ने जनाब नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी में कहा कि खुदारा इन लोगों से बचें, इनसे दूर रहें जो वजारतों के लिए, जो ओहदों के लिए आपको गलत मशवरे दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनकी कदमों में बैठी हुई तस्वीरें आपने देखी हैं। ये वही लोग हैं जो मुशर्रफ दौर में डिक्टेटर के साथ थे और वक्त बदला तो उन्होंने जो है वो अपनी पार्टी बदल ली और आइंदा भी शायद वो पार्टी बदल लेंगे। और यही चीज़ें जो है वो शहबाज शरीफ साहब को भी याद आई तो उन्होंने कहा कि खुदारा मियाँ साहब इन लोगों से आप बचें। मियाँ साहब उन लोगों से बच नहीं रहे हैं और उन्हीं के मशवरों पे सारे काम हो रहे हैं और उन्हीं की रहनुमाई में जो है वो मामलात यहाँ तक पहुँच गए हैं। मैं आपके सवाल के साथ साथ कुछ अपनी बात भी करना चाहता हूँ। इम्तियाज़ चांडियो साहब मेरे भाई हैं, मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ और इंतहाई अदब से उनसे दरख्वास्त करूँगा कि उन्होंने कहा कि रियासत में सियासत और मज़हब अलग होते हैं। मेरे भाई एक चीज़ आप करेक्ट कर लीजिए, पाकिस्तान में रियासत और मज़हब अलग नहीं है। पाकिस्तान एक सेकुलर मुल्क नहीं है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बानी कायद आज़म अली जिन्ना हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था हमारा अल्लाह एक, हमारा नबी एक, हमारा दीन एक। तो मैं नहीं समझता कि कायद आज़म जैसे शख्स ने कभी ज़िंदगी में झूठ बोला हो या उन्होंने सिर्फ अपनी सियासत के लिए जो है वो सियासी नारा दिया। उनकी एक सोच थी, एक विजन थी, उस विजन के मुताबिक वो चले थे। हमारे मुल्क में रियासत में सियासत और मज़हब अलग नहीं हो सकते। अब आ जाएं असल मुद्दे की तरफ, जिस तरफ मेरे भाई कोई भी नहीं आ रहा है। खादम रिजवी साहब लाहौर से चले, वो इस्लामाबाद पहुंचे। आप कहते हैं कि आइनी इदारों ने अपनी हुदूद से तजावज़ किया या आइनी इदारों ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की। मैं मानता हूं आपकी बात कि आइनी इदारों ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की। सबसे बड़ा आइनी इदारा पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान है जिसकी सिविल सुपरमेसी की हम अक्सर ज़माने से बात सुन रहे हैं और बड़े ज़ोरों शोर से बात सुन रहे हैं। मुझे ये बताइए कि पार्लियामेंट की आइनी जिम्मेदारी क्या है? आइन साजी, कानून साजी, उन्होंने क्या आइन साजी की है? किया है ना सर, कल बिल मंजूर किया था ना 2 दिन पहले आए हैं। एक बिल मंजूर कर लिया ना कि नायब शख्स पार्टी सरबराह हो सकता है। और क्या करें? और क्या काम लेना चाह रहे हैं इस तनख्वाह में आप? नहीं, वो एक सियासी मामला है, एक पार्टी का मामला है। नूरुल आरफीन साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा आईनी इदारा इस मुल्क में जो है वो सुप्रीम कोर्ट है मेरी नज़र में, क्योंकि आइन उन्होंने बनाना है। पार्लियामेंट है जिन्होंने आइन बनाना है। पार्लियामेंट में कितनी जमातों के कितने लोग बैठे हुए हैं। आप एक आईनी तरमीम मंजूर कर रहे हैं, किसी ने वो तरमीम पढ़ी तक नहीं है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, किसी ने मवाजना भी नहीं किया कि हमसे क्या मंजूर करवाया जा रहा है। तो आपने तो अपनी बुनियादी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है। आईनी जिम्मेदारी आपने पूरी नहीं की है रियासती इदारे की हैसियत से, आईनी इदारे की हैसियत से। तो सबसे पहले कदगन आप पे लगती है। ये जो कहते हैं ना कि जिम्मेदारान का तयन किया जाए, मेरी नज़र में पूरी पार्लियामेंट इस चीज़ की जिम्मेदार है।
और ये कोई सियासी मामला नहीं है, ये बड़ा नाजुक मामला है, बड़ा हसास मामला है। इश्क़ रसूल की जब बात होगी तो कोई भी चुप नहीं बैठ सकता, किसी की जुबान भी आप बंद नहीं कर सकते। ये खादम रिजवी साहब का मामला नहीं है, ये खानकाई निज़ाम वालों का मामला नहीं है, ये मेरे और आप जैसे दुनियादारों का मामला भी है। अगर नबी की ज़ात है, ख़त्म नबूवत का मामला है, तो हम भी उसमें शामिल हैं। आपने इतना बड़ा ब्लंडर किया है, आप उस पर जो है वो माजरत करने पे तैयार नहीं है। आप अजीबो गरीब तो जिहाद पेश करते हैं, आप कहते हैं वजीर कानून जिम्मेदार नहीं है, फलां जिम्मेदार नहीं है। आपसे ये नहीं पूछा गया कि कौन जिम्मेदार नहीं है, आपसे ये पूछा गया कि कौन जिम्मेदार है, वो बताइए। खादिम रिजवी साहब का मुतालबा क्या है? मैं उनका वकील नहीं हूँ, मैं उनकी बहुत सी चीज़ों से इत्तफाक नहीं करता। मैंने जितना भी सीरत रसूल का मुतालिया किया है, मैं कोई सड़क बंद नहीं कर सकता, इसलिए कि मेरे नबी ने ये रास्ता बताया है कि रस्तों में मत बैठो। अपने साहबा को मना किया कि रस्तों में मत बैठो। मैं उनके तौर तरीके से 100% इत्तफाक नहीं कर सकता, लेकिन जो बात वो लेकर चले हैं वो बात तो ठीक है कि भैया ये आपने किया क्या है, किसने किया है, किसकी जरूरत हुई है, किसी और शिक में, किसी और आर्टिकल में क्यों नहीं तरमीम हुई, ओमिशन क्यों नहीं हुई, क्लैरिकल मिस्टेक क्यों नहीं हुई, और वजीर कानून या सेक्रेटरी कानून क्यों जिम्मेदार नहीं है? दुरुस्त कह रहे हैं आप। इम्तियाज चंडियो साहब से बात की लेते हैं। इम्तियाज साहब, सर ये मुझे बताइए, आपके ख्याल में क्या, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि सियासी जमातों के, सियासी रहनुमाओं के की ज़िंदगियों में 22 अगस्त आता है जल्द या बदेर, आपके ख्याल में क्या नून लीग का, PMLN का, हुक्मरान जमात का 22 अगस्त आ गया है? इसे एक बहरान की सूरत जो इस वक्त कौम देख रही है। नूरुल आरफीन, पहले एक छोटी सी वजाहत मुझे करने दें। करम इलाही साहब हों या अहमद साहब हों, उन दोनों को मैं ये जवाब देना चाह रहा हूँ कि क्या पार्लियामेंट में मुसलमान बैठे हुए नहीं हैं? मैं एक बात से तो कोई मतलब उस पर कोई जो कंप्रोमाइज़ ही नहीं कर सकता ख़त्म नबूवत के इस मामले पर। लेकिन क्या अगर गलती हुई है, अगर किसी ने, क्या वो गैर मुसलमानों ने की है? अपने मुसलमान मुल्क में सबसे ज़्यादा ख़तरा पाकिस्तान में है इस्लाम को। पूरी आलम दुनिया में आपको इस्लाम ख़तरे में नज़र नहीं आता। आपको UAE में, खलीजी ममालिक में, आपको कहीं भी आपको इस्लाम ख़तरे में नज़र नहीं आता। आता है इस्लाम तो अपने ही मुल्क में, जिसको बाबुल इस्लाम का दर्जा है, जिसकी रियासतें पाकिस्तान के हुदूद में, इस्लाम को क्या ख़तरा है? अफ़गानिस्तान में ख़तरा नहीं है इस्लाम को। मैं इस बात पे आपसे मुत्तफ़िक़ हूँ कि कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। जिस कानून में कोई भी गलती की है, जिसकी वजाहत भी हुकूमत पाकिस्तान ने की है, ये ऐसा कानून है अगर हुकूमत चाहे, बनाना भी चाहे तो नहीं बन सकता। तो खादिम हुसैन रिजवी साहब को ये अख्तियार किसने दिया है कि वो पूरे पाकिस्तान के मुसलमानों की तरफ से जाकर ये हमला करे और वहाँ जाकर बैठे, गालियाँ दे और नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल करे? क्या हम मुसलमान नहीं हैं? हम अपने इस्लाम का दिफा नहीं कर सकते? ये अगर कायदे आज़म साहब ने कहा कि ये इस्लामी ममलकत होगी, तो उन्होंने ये भी कहा था कि यहाँ अक़लियतों को भी वही हुकूक होंगे जो मुसलमानों को होंगे, यहाँ अक़लियतों को भी वही तहफ़्फ़ुज़ होगा जो मुसलमानों का होगा। ये बराबरी का मुल्क है। इस तरीके से नहीं हो सकता कि आप इस्लाम के नाम पर कभी लोगों को जलाएं, आप इस्लाम के नाम पर धरने दें, इस्लाम के नाम पर अपने मुसलमान भाइयों को आप कत्ल करें। वो उस बच्ची का क्या कसूर है जिसकी जो है वो अस्पताल तक नहीं पहुंच सकी? क्या वो हिंदू थी, क्या क्रिश्चियन थी, वो मुसलमान थी? कि मुझे सिर्फ इतना बताया जाए कि इस्लाम को पाकिस्तान में क्या खतरा है। बाबुल इस्लाम के वारिस हम बैठे हुए हैं, सिंध के लोग। आज कराची की सड़कों पर जिस तरीके की सूरत हाल है, जिस तरीके का ये एहतजाज किया जा रहा है, नूरुल आरफीन इस शहर के बासी हैं, उनको पता है कि बाबुल इस्लाम के कैपिटल में आज क्या हो रहा है। ये कतई हम नहीं देंगे इजाज़त। हम भी मुसलमान हैं। मैं एज आम शहरी ये राइट नहीं दे सकता इन मजहबी जमातों को कि मेरे शहर को आके बंद करें। अगर इससे पहले कोई सियासी जमात दहशतगर्दी करती थी, हम उसके खिलाफ थे और तब कोई नहीं बात कर सकता था, तब भी हम मुक्का चौक पे बात करते थे। आज भी मैं यही कह रहा हूं कि इन मजहबी दहशतगर्दी को, मजहबी किस्म इन चीज़ों को कभी इजाज़त नहीं दी जाएगी। पूरा मुल्क मफलूज करके रखा है। कोई बात तो दुरुस्त है। अहमद मुख्तार साहब, सर आपको भी शरीक किए लेता हूँ इसी बहस में। ये मुझे बताइएगा, ये जब इस्लाम खतरे में होता है हमारे यहाँ, तो कैपरी सिनेमा जला करके कैसे इस्लाम को हम बचाते हैं? दूसरी बात, सऊदी अरब में जब किसी की गर्दन मार दी जाती है तो नुमाइश चौरंगी पे उसके रिश्तेदार कैसे खड़े हो जाते हैं? ये सऊदी अरब का नुमाइश चौरंगी से क्या कनेक्शन है? जी 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 देखिए, एक तो जो इसमें जो है ना, हम थोड़ा सा रिलीजन को ज़्यादा इसके अंदर डिबेट में ले गए हैं। थोड़ा सा जो है ना, अगर हम अपनी सिर्फ पॉलिटिकल जिम्मेदारियों को समझ लें। आपको याद होगा जब इस्लामाबाद में ही आके बैठे थे और बिल्कुल पार्लियामेंट के सामने बैठे हुए थे, डी चौक के सामने, अपने तारुल कादरी साहब 2-3 दफ़ा वो आए, तो उनके साथ डायलॉग करने कौन जाता था? ये गए, कायरा साहब गए और 6-6 पार्लियामेंटेरियन गए, 6-6 वज़ीर गए थे।
ठीक है, और वो बैठे रहे, उनके कंटेनर के अंदर जाके डायलॉग्स होते थे, फिर चीज़ें रफा दफा होती थी, फिर वो अपनी डिमांड्स लेके गए, फिर मॉडल टाउन का वाकया हो गया, चीज़ें और आगे निकल गई। लेकिन सर आप भूल रहे हैं कि उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, ये धरना, ये और उसके पीछे कौन था? मैं जो अर्ज कर रहा हूँ, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, देखें, ख्वाह गवर्नमेंट हो पीपल पार्टी की, ख्वाह हो नून लीग की, ख्वाह किसी भी की भी गवर्नमेंट हो, ख्वाह सूबे में MKM की हो या पीपल पार्टी की हो, ख्वाह उधर PTI की हो, ये सर सियासतदान की जिम्मेदारी है। अगर किसी का राइट किसी भी तरीके से इन्फ्रिंज होता है तो वो आके पॉलिटिशियन से डिमांड करे कि ये मेरा पॉलिटिकल राइट था, इसके ऊपर फलां ने डाका डाला है, इसको मुझे करेक्ट करके दो। अब जब रिजवी साहब ने यह मुतालबा किया तो वो लाहौर से चले, इधर तक पहुँचे, कोई बंदा उनसे बात करने नहीं आया। ये तो चले, कायरा साहब थे, पार्टी का दौर था, उन्होंने आके लंबी लंबी डिस्कशंस की और चीज़ें तय की, कोई एक बंदा आए तो सही। इनकी मतलब ये है कि पॉलिटिकल एक फेलियर कह लें, पॉलिटिकल एक गलती कह लें कि इनमें से कोई भी आगे नहीं आया, एक वजीर तक वहाँ नहीं गया। और ये पहले भी होता रहा, पहले भी तारिक कादरी साहब आए, उस वक्त भी कहा जाता रहा कि कोई तो गवर्नमेंट का बंदा आए, इनसे बात तो करे, लेकिन आता ही कोई नहीं। तो ये क्या, मुझे नहीं समझ आती कि क्या नून लीग इस चीज़ से डरती है या नून लीग का कोई वजीर अंदर नहीं जाना चाहता। ACDC को भेज देते हैं, फिर कुछ नहीं हो पाता तो पीर साहब को लेके आ जाते हैं, पीर साहब जो है दोनों साइडों को मनाने की कोशिश करते हैं, फिर जब कुछ चीज़ें तय होती हैं तो फिर एक चीज़ पे आप फंस जाते हैं। तो अगर आप पॉलिटिकली थोड़ा सा चीज़ों को इस लिहाज से लेकर, हमने ऐसे ऐसे पॉलिटिशियन देखे हैं, लाल मस्जिद का बिल्कुल ऑपरेशन शुरू होने वाला था और चौधरी शुजात बिल्कुल लाल मस्जिद के सामने बैठे हुए थे। हम रात को, मुझे आज भी याद है, 4 बजे चौधरी शुजात बैठ के उस वक्त डिस्कशन कर रहे थे, फौज को भी ये कह रहे थे, मुशर्रफ साहब को भी और लाल मस्जिद वालों को भी कह रहे थे कि खुदा का वास्ता है कुछ चीज़ें नरम कर लो, ये कर लो। गाजी साहब उधर से नहीं मान रहे थे। तो पॉलिटिशियन जो है सर अंदर जाके बैठ के डिस्कस करता है, लोगों को मनाता है, चीज़ों को आगे लेके चलता है। ये पॉलिटिशियन नहीं होते कि वो अपने अपने ड्राइंग्स में बैठे रहें और लोगों को भेजें, जाओ जाओ तुम बात करो, मैं नहीं इससे बात अहमद साहब, क्या उस वक्त वज़ीर आज़म ने परवेज़ मुशर्रफ को फ़ोन किया था कि आप इनको मोहब्बत से निपटें? अगर कोई मतलब जमहूरी हुकूमत का और डिक्टेटर का ये ज़माना अगर आप मवाजना करें तो क्या ऐसा फ़ोन गया था कभी? जी जी, मेरा ख्याल है मुशर्रफ साहब के साथ हेल ऑफ डिस्कशन होती थी, बहुत सारे लोग उनसे करते थे, लेकिन वो भी लाल मस्जिद वाली चीज़ जहन में बिठा के बैठे हुए थे कि ऑपरेशन करना ही करना है, इन लोगों के साथ हमने इसी तरीके से निपटना है। आपने उसका भी देख लिया, जैसे लोग तंग थे उस वक्त कि जी चले लाल मस्जिद से आगे आते हैं। करम साहब, ये मुझे बताइएगा सर कि आपके ख्याल में ये नून लीग के साथ ये मसला क्या है कि नवाज शरीफ साहब को अगर हटाने की बात की जाती है तो? जी सर सिद्दीकी साहब, एक पॉइंट सिर्फ ऐड करना चाहता हूं कि जो रेट ऑफ द गवर्नमेंट है, आप देखें इतनी लो चली गई है कि आपको इतना बड़ा इकदाम लेना पड़ा कि आपने पूरे का पूरा मीडिया जो है, जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन का सोर्स है, किसी दौर में ख़त लिखा जाया करता था गवर्नमेंट का तो वो जाके कन्वे होता था, चीज़ें कन्वे होती थी। अब मीडिया पर खबर चलती है तो हर चीज़ फ़ौरन कन्वे हो जाती है, इस्लामाबाद का एक डिसीजन दिनों में मिनटों सेकंडों में पहुँच जाता है। आपने पूरा का मीडिया उठा के बंद कर दिया। इतनी आपकी रेट ऑफ द गवर्नमेंट लो चली गई है, सिर्फ इस एक्शन की वजह से 3 घंटे के अंदर अंदर 9 बजे आप एक्शन शुरू करते हैं, 12 साढ़े 12 तक आप टीवी बंद कर चुके होते हैं और उसके बाद आप कोशिश करते हैं कि पूरा मुल्क बंद कर दिया जाए, या पूरा मुल्क बंद करने से हम किस तरीके से इसको बचा सकें। ये वो देखें कितना डेंजरस डिसीजन आपने रात को किया है कि सुबह हम ये करेंगे, और आपने ये सोचा ही नहीं कि हम ये लोग अगर ये करेंगे तो कौन कौन पीछे छूट के आ जाएगा, कहाँ सड़कें ब्लॉक हो जाएंगी। पिछले दिनों मैं पंजाब का पूरा ट्रैवल करके आया हूँ, मैंने हर शहर में देखा है पोस्टर लगे हुए और लोगों के जज्बात भड़के हुए। क्या गवर्नमेंट सो रही थी उस वक्त? इनको अंदाज़ा नहीं था कि अगर हम कोई भी थोड़ा सा एक्शन लेंगे तो चीज़ें इस तरीके से। अभी तो देखिए KPK में आपको पता है कि हमारे जो KPK के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इश्तियाल अंगेज़ होते हैं इस हवाले से, वो उन्होंने इस हवाले से कोई एक्शन नहीं लिया। वहाँ पे कोई चीज़ जलाओ घराओ का अभी कोई चीज़ नहीं हुई, अभी सिर्फ सड़कों पर आके बैठे। अल्लाह रहम करे। करम गोंदल साहब, सर ये मुझे बताइएगा, आपके ख्याल में नून लीग में ये रिजिडनेस क्यों पाई जाती है? नवाज शरीफ साहब को हटाओ तो वो कहते हैं मैं नहीं जाता, मैं नहीं मानता, वो आवाम को GT रोड का रास्ता दिखाते हैं, उसके बाद फिर अदलिया मुखालिफ एक बयानात का सिलसिला शुरू होता है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक स्टांस लिया जाता है और उसके बाद साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, चलता रहता है। इसहाक डार साहब की बारी आती है तो वो दिल पकड़ के जाके लेटे जाते हैं लंदन में, जैसे वहाँ इजराइल अलैहिस्सलाम नहीं आएंगे। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ एक और चीज़ हो गई, यहाँ जाहिद हामिद साहब को इतनी तकदीस कैसे हासिल हो गई कि अगर एक मामला उनको ऐन गैन करने से हल हो सकता है, रफा दफा हो सकता है, जाहिद हामिद में कौन से सुरखाब के पर लगे हैं, कौन से, क्या न्यूटन का दिमाग है उनके पास? और अगर ऐसा होता तो ये नजर तो कुछ भी नहीं आ रहा। जाहिद हामिद ने ऐसी कौन सी तोप चलाई है? 1965 की जंग जीत करके दी थी, 1971 में गुरदासपुर के किले पे उन्होंने झंडा लगाया था, या अयूब खान को जो है उन्होंने मार्शल्ला लगाने से आखिरी मर्तबा रोक दिया था। कितने बड़े टारज़न नहीं है, और इनको रोक करके हुकूमत ने क्या बचा लिया? सब कुछ तो गंवाया है। देखें, पहले तो मैं भाई मेरे आपको ये बता दूं
कि ये इतने बड़े टार्जन हैं कि जिन मुशर्रफ साहब ने ना मियाँ साहब के हाथ बांध के जहाज़ में बिठाया था और अटक के किले में डाला था, फिर उसके बाद जो है वो पता नहीं डील की या नहीं की, जैसे भी है तो उनको सऊदी अरब भेज दिया था और वो जला वतन हो गए थे। तो उस मुशर्रफ के ये वजीर कानून थे शायद, और उनके खिलाफ जो है वो मियाँ साहब जद्दोजहद करते रहे बैरून मुल्क बैठ के, और जब वापस आए और उनको इख्तदार मिला इतने अरसे बाद, तो वही ज़ाहिद अहमद साहब इनके वजीर कानून हो गए। तो भाई कोई तोप चीज़ तो है, मुझे भी नहीं समझ आ रही कि कौन सी तोप चीज़ है ये कि इनके वजीर कानून ये कैसे बन गए। अब दूसरी बात कि इनको हटाया क्यों नहीं जा सकता, बहुत ज़्यादा पीछे मत जाएं। मुशाहिदुल्लाह ने, मेरा ख्याल है सभी जानते हैं कि सच बोला था, लेकिन वो बैरून मुल्क थे और उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया था वजारत से, और फिर उसके बाद परवेज़ रशीद से भी इस्तीफ़ा ले लिया गया था। वो सियासी मामलात थे या मुल्की मामलात थे, उन पर इस्तीफ़े लिए गए थे। ये तो इंतहाई, मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, इंतहाई नाजुक मामला है। मैं खादम रिजवी साहब के तरीक़ा कार की क़तन हिमायत नहीं कर सकता। मैं एक ज़िम्मेदार शहरी बाद में हूँ, एक प्रैक्टिकल मुस्लिम तो नहीं हूँ, लेकिन मुस्लिम में पहले हूँ। मुझे जितना भी इल्म है, जितनी अस्वा हुस्ना पे मेरी नज़र है या जितना मैंने पढ़ा है, ऐसा कोई काम हो ही नहीं सकता जिससे मखलूक खुदा को तकलीफ़ पहुँचे, किया ही नहीं जा सकता। इनको ये चाहिए था। आपका सवाल फिर रह गया। मैं असल में अपनी बात ज़रूर करना चाहता हूँ क्योंकि इम्तियाज़ चांडियो साहब बहुत जो है वो जज्बाती हो गए मेरी बात पे। खादम रिजवी साहब को क्या चाहिए था? खादम रिजवी साहब को चाहिए था कि एक टोकन प्रोटेस्ट करते, कहीं बैठ जाते साइड पे, और उसके साथ साथ पार्लियामेंट ने अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की और हुकूमत जो है वो लैतो लाल से काम ले रही है लोगों का नाम सामने लाने में, तो आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाते, एक पिटीशन दायर करते कि ये मामला हुआ है, वारदात हुई है, बड़ी घिनौनी वारदात हुई है, तो इसके जो जिम्मेदार लोग हैं उनको मंजर आम पे लाया जाए, राजा ज़फ़रुल्लाह को बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए, ज़ाहिद अहमद को बुलाया जाए, बाकी लोगों को बुलाया जाए। इन्हें यह तरीका अपनाना चाहिए था। अब रह गई हुकूमत। अच्छा, यहाँ तक मामला कैसे पहुँचा? इम्तियाज़ चांडियो साहब की तशवीश बिल्कुल बजाय, नागन चुरंगी बंद है, लियाकताबाद बंद है, नुमाइश पे बंद है, मलीर पे बंद है, स्टार गेट बंद है, उनकी तशवीश बजाय मेरी अपनी तशवीश बजाय। भाई मैं यहाँ कैसे पहुँचा हूँ घर से, कितने रस्तों से घूम के, मेरे घर के दोनों तरफ दोनों रस्ते बंद हैं। इस पूरे शहर में 22 जगह पे धरने हो रहे हैं। GT रोड बंद है, मुल्तान रोड बंद है, मोटरवे बंद है, यानी लाहौर का ज़मीनी रास्ता पूरे मुल्क से इस वक्त बंद है। तो मुझे भी तो तशवीश है। तो लेकिन मामला यहाँ तक पहुँचा कैसे? मियाँ नवाज शरीफ साहब हुजूर वाला ने ऐलान किया कि हम जो है वो तहकीकात कर रहे हैं। राजा ज़फ़रुल्लाह साहब इंतहाई मोहतरम इंसान हैं, वो तहकीकाती कमेटी के जो इंचार्ज होंगे, उस रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाई होगी। उनके छोटे भाई जो इस मुल्क में मैं समझता हूँ कि दूसरे नंबर पे इंतहाई बाइख्तियार आदमी है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने मुतालबा किया कि जो जिम्मेदार हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। तो भाई इसको आप जो है वो हमेशा देर कर देता हूँ वाला मामला ना बनाए ना। ये कोई पानामा केस नहीं है कि आप देर करते जा रहे हैं, ये कोई साग डार साहब वाला मामला नहीं है कि आप देर करते जा रहे हैं। आप क्यों लोगों को मौका दे रहे हैं कि वो लोगों के मजहबी जज्बात से खेले? मान लिया सर, आपकी बात को इंटरवीन करने की मैं गुंजाइश निकालते हुए सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। अभी एक चैनल पे टिकर चला है, पता नहीं किस हद तक तस्दीक की जा सकती है इस बात की। पहले तो ये कहा जा रहा था कि ज़ाहिद हामिद साहब को घर भेजो, उसके बाद कहा जा रहा था कि एहसन इकबाल और अनुशा रहमान को भी, और अब ये मुतालबा किया है कि हुकूमत के जाने तक धरना जारी रहेगा। आई डोंट नो। अच्छा, इस बारे में मैं थोड़ा सा, अगर मुझे इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूं, क्योंकि ये मामला रिलेट कर रहा है, ये मामला भाईजान रिलेट कर रहा है जो आपने शुरू में मामला उठाया ना कि पैमरा ने कैसे टीवी चैनल्स बंद कर दिए। ये इतना बड़ा गलत काम हुआ है जिसका नुकसान अभी तक हमें हो रहा है। देखें, सोशल मीडिया एक ऐसी भयानक जो है वो चीज़ है कि उस पर किसी के जहन में कोई भी खुराफात आए वो लिखेगा। वो तो इकबाल और फराज को नहीं बख्शते कि पता नहीं क्या क्या लिख के उनके नाम से कोट कर देते हैं, हदीस तक गलत कोट कर देते हैं। तो उस पर किसी ने कुछ भी लिखा, उसकी तस्दीक कहाँ से होगी कि कहाँ पे कितने मर गए, कहाँ कितने जख्मी हुए, किस शहर में क्या हो रहा है। अब सोशल मीडिया पे लोग इंसार कर रहे हैं। कोई ट्यून करता चैनल देखता कि यार वाकई ऐसे हुआ है या नहीं हुआ है, कहीं से कोई तस्दीक होती। कोई हुकूमती जिम्मेदार तो बोलने पे तैयार नहीं है, तो चलें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिम्मेदार है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर जिम्मेदार नहीं है। बड़ी जिम्मेदारी से जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अभी तक इस मामले को निभाया है, सबको पता है। आपने उसको बंद करके इंतहाई गैर जिम्मेदार और मादर पिदर आजाद जो है वो, जिसकी कोई नुकेल की कोई मुहार किसी के हाथ में नहीं है सोशल मीडिया की, उस पर काम और भी किया है। एहसन इकबाल साहब ने अपने इख्तियार का भरपूर मुजाहरा किया है ये सोशल मीडिया बंद करके। उन्होंने अपने आप को चौधरी निसार अली खान साहब से ज्यादा मौसर और भरपूर ताकतवर वजीर दाखिला साबित कर दिया है, क्योंकि चौधरी निसार साहब इसी तरह के कुछ
कुछ मामलात पर सोशल मीडिया का जो है वो क्लोजर नहीं करवा सके थे। एहसन इकबाल साहब ये काम कर गए। नाजरीन, कौन ज़्यादा बाइख्तियार था, चौधरी निसार, एहसन इकबाल? कौन ज़्यादा दानिशमंद है, धरने वाले या हुकूमत ज़िद पे अड़ी है? इसका फैसला कुछ ही देर में हो जाएगा मेरा ख्याल है। यहाँ वक्त हुआ प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। इम्तियाज़ साहब, सर ये मुझे बताइएगा, कराची में जो कुछ भी हो रहा है आपके ख्याल में, बाद में फेडरेशन का रुख करेंगे, बाद में लाहौर का रुख करेंगे, व्हाट इज़ द एंड टू इट? आप क्या देखते हैं? कभी भी यहाँ पे धरना होता है, कभी कोई सेक्ट कभी खड़ा हो जाता है अपने तहफ़्फ़ुज़ के नाम पे। स्टारगेट एक तो बड़ा अफेक्टेड जगह हो गई है। मैं हुकूमत से दरख्वास्त करूँगा, लेकिन हुकूमत से क्यों दरख्वास्त करूँगा? हुकूमत है कहाँ? चले छोड़े। या कभी भी शार फैसल बंद कर दी जाती है, कभी भी लोग गलियां बंद कर देते हैं। डीजी रेंजर साहब के बयान की तकदीस और उनका एहतराम मलहूज़ खातिर रखते हुए फिर भी एक जिसारत करना चाहूँगा। आज आते हुए अल्ताफ़ हुसैन के बाद जब तमाम रास्ते मैंने बंद देखे, जब तमाम दुकानों के शटर मैंने डाउन देखे, तो मुझे अल्ताफ़ हुसैन याद आ गया। ये तो कहते थे कि कुछ भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो वही सब दोबारा कुछ शुरू हो गया। अच्छा, उन पे हाथ डाला जा सकता था, चाहे कई बरसों बाद डाला। यहाँ रियासत के भी पर जलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा कर ही दिया जाए, क्योंकि इसके पीछे हमारे सिस्टम की, हमारे इदारों की सबसे बड़ी हमारी अपनी हुकूमत की गफलत शामिल है। लेकिन आपके ख्याल में ये जो हर दूसरे तीसरे महीने चौथे महीने कभी कोई सेक्ट अपनी एक अलग लाठी लेके खड़ा हो जाता है और बाकी सारे इदारे हाथ बांध करके उसके सामने बेवकूफ़ों की तरह नज़र आ रहे होते हैं, आमन्ना सदकना कर रहे होते हैं, ये रियासत कहाँ है? हुकूमत कहाँ है? हुकूमती इदारे कहाँ हैं? चंद लोग आकर के लाठी लेके शार फैसल पे खड़े होकर शार फैसल को जब चाहे बंद कर देंगे, और मैं और आप सिर्फ इसलिए चुप रहेंगे कि अगर हमने कहा तो कौमी मफाद मुतासिर हो जाएगा। ये किस किस्म की लॉजिक है सर? नूरुल आरफीन साहब, मैं इसी बात पे ही मैं जज्बाती होता हूँ। मैं करम साहब की बात पे जज्बाती नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि फिर सबको इजाज़त दें कि एक बंदा भी शार फैसल पर आकर एहतजाज करे, उसको भी लाठी नहीं मारें, फिर उनसे भी मोहब्बत से बात करें। कल टीचर्स जा रही थी परसों सिंध असेंबली, उनको जिस तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, तो फिर इसी तरीके से उनसे भी मोहब्बत से निमटना चाहिए। और सिर्फ मजहबी जमायतों को और मखसूस ज़हनियत रखने वाले लोगों को क्यों रेड जोन में दाखिल होने की इजाज़त दी जाती है? यहाँ कराची में कौन मुतासर हो रहे हैं? मुसलमान भाई मुतासर हो रहे हैं। जिना अस्पताल नहीं जा सकता बंदा, दिल का मरीज़ NICVHD में नहीं जा सकता, ठट्ठा से कराची लोग नहीं आ सकते, लाड़काना से कोई ज़ख्मी कराची आना चाहता है उसको वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। तो ये कौन मुतासर हो रहे हैं? अपनी रियासत में ये मुसलमान भाई साहबान जो आए हैं इस रियासत पाकिस्तान की बुनियादें हिलाने, उसमें अपने ही घर पे, ये तो बिल्कुल वही बात है कि पहले एक बकरी का जो है वो मटके में सर अटक गया, पहले बकरी ज़िबा की गई फिर मटका तोड़ा गया। आप ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं कि अपनी रियासत अपने मुल्क को खुद नुकसान दे रहे हैं? ये मुल्क मुतहम्मल ही नहीं है। जब माजी में एहतजाज होते थे कराची में तो 3 अरब रुपया 4 अरब रुपया योमिया नुकसान होता था। आज आपने पूरे पाकिस्तान को सीज करके बंद करके कौन सी इस्लाम की खिदमत की है, कौन सी पाकिस्तान की खिदमत की है? फिर कल सबको इजाज़त होनी चाहिए कि वो आकर एहतजाज करें। दूसरी जो आपने बात की है ये नवाज लीग के हवाले से, ये मकाफात अमल है, उनके अंदर ज़िया का रूह अब तक बाकी है। ये आज सोशल मीडिया बंद करने से उन्होंने जो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ा मारा है, उससे ये होगा कि जो चीज़ें हकायक की, ये जो खादिम हुसैन रिजवी साहब की जो नाज़ेबा अल्फाज थे, ये सोशल मीडिया और इस TV चैनल्स की वजह से सामने आए हैं। आपने उसका जो चेहरा है लोगों से छुपाया है। आज आप पाकिस्तान में चाहे रातों रात 20 लाख लोग भी कत्ल करें, छुपेगी बात नहीं। 2 दिन तक मोबाइल बंद करने से मसला हल नहीं होगा। ये तो मैं हमेशा कहता हूं कि कराची हो या पूरा पाकिस्तान, ये दहशतगर्द जब चाहें दहशतगर्दी कर सकते हैं। ये आप पर अल्लाह का करम है, इस दीन का करम है कि फिर भी कम लोग आके ये हालात ख़राब कर लेते हैं या कुछ नहीं होता। ये इसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का कोई रोल नहीं है, दबी हुई चीज़ें हैं। जैसे हमारे कराची में पहले खाली ज़मीन पर कचरा ढाँप के फिर उसके ऊपर सीमेंट डाल के फिर ज़मीन बनाई जाती है, होता है तो बुनियाद गंदगी में है। ये हमने अपने इस मुल्क को, अपने सिस्टम को, अपने कानून को मजाक बना के रखा है। हमने पुलिस की गैर जानिबदारी नहीं है। यहाँ जिसके ऊपर चाहे वो पहले टारगेट किलिंग का केस दर्ज करे, किसी को चोर बना दे, किसी को
दुनिया का बड़ा दहशतगर्द बना दे, उस रियासत में आज आपकी पुलिस बेबस है, आज आपके कानून नाफिज करने वाले इदारे बेबस हैं। यही मुजाहिरीन जब किसी और वर्दी वाले को देखते हैं तो गली में चले जाते हैं, जब काली वर्दी वाला पुलिस वाला आता है तो उससे लड़ते हैं। क्यों? तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ दाल में काला है। मैं कह रहा हूं कि सबको इजाज़त होनी चाहिए कल हड़ताल करने की। ठट्ठा में कल एक जानवर, एक कुत्ता था किसी का पालतू, मर गया। एक खातून ने पूरी शाहराह नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दी, उसको लोगों ने आके जमा मिन्नतें करके और रास्ता खुलवाया। तो फिर ये इजाज़त मुझे भी, खादिम हुसैन रिजवी साहब के पैरोकारों को भी, फिर उन नेशनलिस्टों को भी जो इस रियासत के ढांचे को कमज़ोर करना चाहते, फिर उनको भी इजाज़त होनी चाहिए कि वो जो चाहें करें। और आपने, करम साहब ने एक तजवीज़ दी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस कानून साजी के खिलाफ जाया जा सकता था, तो क्यों नहीं गए? ये उलमाए कराम, अमन के प्रचार, ये क्यों नहीं गए? मतलब ये था कि इनको खून खराबा चाहिए था, पाकिस्तान में ये इंतशार फैलाना चाहिए था, जमहूरी इदारों को कमज़ोर करने की कोशिश थी। मैं नवाज शरीफ के साथ नहीं हूँ, लेकिन मैं किसी आमिर या उसकी वर्दी के पीछे छुपे हुए लोगों के साथ भी नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं कि जमहूरियत हो, उसको ठीक लोग करें, उसको दूसरा कोई ठीक ना करे। और फिर ये रहम की अपीलें और मोहब्बत से पेश आने की हिदायत भी फिर हर किसी के लिए होनी चाहिए। अच्छा अहमद मुख्तार साहब, सर ये बताइए, हमारी सारे इदारे, हमारी सारी 30 मार खानी धरी की धरी रह गई। आखिरी हल के तौर पर हमने अपने गले से ये बला उतार के और फौज के गले डाल दिया। वजारत दाखिला को हमने एक लेटर टाइप करने की जहमत दी, उसने लेटर निकाल भी दिया है और अब जो है वो फौज आ जाएगी। क्या करेगी फौज आपके ख्याल में, और फौज को क्यों ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे ये सब कुछ निज़ाम जो दरम बरम हुआ है हुकूमत की अपनी गफलत या दीदा दानिस्ता हरकत की वजह से ये सब कुछ नॉर्मल हो जाए? चैंपियन तो जमहूरियत के ये लोग बनते हैं, काम खराब ये करें और गन साफ करने के लिए फौज को बुलाएं और उसके बाद छाती पीट पीट करके ये दोबारा ये कहते रहे कि जी फौज डिक्टेटरशिप को फरोग देती है और ये करती है। तो फिर मैं सवाल कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, वरना सोई हुई पैमरा फिर जाग जाएगी। जी मैं कुछ चीज़ें ऐड करता हूँ। देखें, एक तो हमारे एक रिपोर्टर हैं जिनकी जाहिद अहमद साहब से 3-4 दिन पहले बात हुई और जाहिद अहमद साहब ने ये कहा कि मैं इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूँ, मुझसे गवर्नमेंट इस्तीफ़ा ले ले, अगर ये मसला बग़ैर मेरे इस्तीफ़े से हल होता है तो मैं इसके लिए रेडी हूँ, मेरा कोई इशू नहीं है। ये जाहिद अहमद साहब ने हमारे रिपोर्टर को बताया, हमने उस पर उस दिन भी स्टोरी की और आज भी जो स्टोरी है हमने कन्फर्म किया कि जाहिद अहमद साहब हमारे रिपोर्टर से बिलमुशाफा मुलाकात में ये बात कर चुके हैं। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं था, मेरा ख्याल है कि इशू कहीं और फंसा हुआ था। जाहिद अहमद साहब जो थे वो इस पर रेडी थे। ये जो पैमरा वाला इशू है ना सर, ये इतना क्रिटिकल है और उतना डेंजरस है, शायद गवर्नमेंट को भी अंदाज़ा नहीं कि वो क्या कर बैठे हैं। अभी तक किसी चैनल के साथ कोई कंसल्टेशन नहीं है कि चैनल क्यों बंद किए गए, उनको बिल्कुल नहीं बताया गया। एक नोटिफिकेशन चल रहा है केबल ऑपरेटर्स की तरफ से कि जी पैमरा ने हमें ऑर्डर दिया, हमने बंद कर दिया। क्या कोई ऐसा रूल आप तय कर रहे हैं, क्या कोई आप ऐसी डिस्कशन कर रहे हैं, क्या कुछ ऐसी लिमिटेशन सेट कर रहे हैं? सिर्फ इस धरने के हवाले से मीडिया मालकान के साथ बैठ के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन बिल्कुल सोई हुई है। कोई भी वजीर जो है गवर्नमेंट के दिफा में आके एक बयान देने के लिए तैयार नहीं है इस इशू के ऊपर। इतना ज़्यादा डर गए हैं, इतनी ज़्यादा रेट गवर्नमेंट सब कुछ जो है वो छुप के बैठे हुए हैं कि कहीं मेरा नाम ना आ जाए इस इशू के ऊपर। गवर्नमेंट डरी हुई है। मैं आपको हिस्ट्री से सिर्फ एक एग्जांपल देता हूं कि किसी दौर में हारून रशीद खलीफा हुआ करते थे, अगर आपको याद हो, तो उस दौर में हर एक हफ्ते बाद ना उनके पास एक बंदा आ जाता था जो नबूवत का दावा कर देता था। हारून रशीद जो थे वो बहुत बड़े आलम भी थे और उनकी सूफीज़म से भी बड़ी अच्छा लगाव था। तो वो क्या करते थे, उससे डिस्कशन करते थे और तकरीबन उनके उस दौर में तकरीबन 5 मिनट से लेकर आधे घंटे के अंदर अंदर उस बंदे का दिमागी मसला हल कर देते थे। कुछ लोग दिमागी मरीज होते थे, कुछ लोग जो है वो और किसी किस्म के अमराज में मुब्तला होकर इस किस्म की चीज़ें उनके पास लेके आते थे। वो अपने इल्म के ज़ोर पे, अपनी हिकमत के ज़ोर के ऊपर और अपनी पावर को यूज़ करके, अगर आपकी गवर्नमेंट लिंक मेरा ख्याल है फ्रीज हो रहा है। प्रोग्राम के बिल्कुल इख्तितामी मराइल है। करम गोंदल साहब, सर आपकी वसातत से मैं एक आखिरी सवाल पूछने की जिसारत चाहूँगा। एहसन इकबाल साहब ने शाहिद खाकान अब्बासी को नहीं, नवाज शरीफ साहब को धरने वालों की सिचुएशन से, उनके साथ जो टैकल किया जा रहा है मामला, उस एक मामलात से आगाह किया है, जिसके जवाब में नवाज शरीफ साहब धरने का मामला बिगड़ने पर बरहम हुए हैं एहसन इकबाल साहब पर। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी नहीं है, ये नवाज शरीफ साहब के पास क्या करने गए थे? देखें, जिस तरह एक कायदे तहरीक लंदन में बैठे हैं तो एक और कायदे तहरीक अब जो है वो जाती उमरा में बैठे हैं, तो फैसला तो कायदे तहरीक ही करेंगे।
और रही बात कि मियाँ साहब जो है वो मामला बिगड़ने पे भरम हुए हैं या उन्होंने क्या कहा है, तो ये सब जो है वो ज़राए से चलती है। आज इस हवाले से कोई मीडिया ब्रीफिंग नहीं हुई, कोई बाकायदा हैंड आउट कोई जारी नहीं हुआ है कि अंदर जो है वो वहाँ बैठ के क्या क्या बातें इनके दरमियान हुई हैं। बहुत पहले इसी प्रोग्राम में अहमद मुख्तार साहब ने कहा कि ये मामला शायद जायद अहमद साहब से कहीं आगे का है, जिसकी वजह से जिम्मेदारान के नाम सामने नहीं लाए जा रहे और इतनी खराबी पैदा कर दी गई है। तो इसी वजह से जो है ना वो मामलात उलझते जा रहे हैं। ये तो मतलब एक वो है। एक मैं लाइटर साइड पे ज़रा थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। वो फ़ौज के आने का आपने जिक्र किया कि वो आगे नोटिफिकेशन जारी हो गया वजारत दाखिला ने। हालत ये है कि उस नोटिफिकेशन को आप उठा के देखिए, जो नीचे से है ना कि किस किस इदारे को भेजा है, तो तीसरे नंबर पे सीसी में आगे जो रीज़न लिखी हुई है फ़ौज बुलाने की, तो वो लिखा हुआ है कि जो है वो आगे कॉन्फ्रेंस समिट आ रही है, उस समिट की सिक्योरिटी के लिए बुलाई जा रही है। तो मैंने कंसर्न आदमी से फ़ोन करके पूछा, मैंने कहा यार ये समिट की सिक्योरिटी कहाँ से आ गई, ये तो जो है मामला ही कुछ और। उन्होंने कहा जी वो टाइपिंग जो है वो मिस्टेक हो गई है, ये टाइपिंग का मामला ही तो यहाँ तक भाई इनको ले आया है, आगे अल्लाह खैर करे कि कहाँ तक जाएगा। एक रिट ऑफ द गवर्नमेंट की बड़ी बात हो रही है। इम्तियाज चांडियो साहब अपना सर आखिरी 15 सेकंड है काइंडली जी 15 सेकंड में रिट ऑफ द गवर्नमेंट कभी कायम हो नहीं सकती। जो गवर्नमेंट खुद इस्लामाबाद से लाहौर तक सड़कें 5 दिन बंद रखे, वो किसी किस्म का अखलाकी या सियासी जवाब नहीं रखती कि वो अपनी रिट कायम कर सके या किसी पे एतराज़ कर सके। राइट नाजरीन, मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से गुफ्तगू आपने सुनी, इल्म के, हिकमत के, इंफॉर्मेशन के दहते तीनों ब्यूरो चीफ्स की जानिब से। मैं तो बस एक खामोश तमाशाई था। इस एक बहरान का क्या हल निकलता है इसका तो फैसला आने वाला वक्त करेगा, लेकिन दुआ है अल्लाह ताला से कि जितना खून खराबा हो गया बस ये मामला यहीं तक महदूद रहे। अल्लाह ताला हमारी हुकूमत को, हमारे हुक्मरानों को बसीरत और हिकमत अता फरमाए, दानाई अता फरमाए कि वो इस बहरान से बहुस्न खूबी हमारी जान छुड़ा सकें, सड़कें क्लियर हों ताकि हम प्रोग्राम ख़त्म करके बहुस्न खूबी बहिफाज़त अपने घरों को जा सकें। इसी के साथ नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।